जो ये जो कल जो रिजल्ट आए हैं उपचुनाव के रिजल्ट, ये कितने प्रभावित करते हुए या कितने आने वाले समय में 2024 के चुनाव के हिसाब से लिहाज से देखा जाए या उस लिहाज से न भी देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या ये छोटी मोटी ही सही लेकिन झांकी है, इसे माना जा सकता है? छोटी मोटी झांकी नहीं है राजीव जी, ये बहुत बड़ा एक उलटफेर है। और उत्तर प्रदेश में खतौली के बाद खतौली, फिर मैनपुरी में संसदीय सीट और फिर ये घोसी की सीट कई मानों में इम्पोर्टेंट है। देखिए ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो चुनाव क्षेत्र है उससे कोई 125 किलोमीटर दूरी पर, ये 138-140 किलोमीटर की दूरी पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण जगह है। और बिहार की बॉर्डर से लगा हुआ, मतलब बिहार में छपरा नजदीक पड़ता है बॉर्डर से। ये एक बड़ा, और आप देखिए कि जो 1,24,000 के करीब वोट मिले हैं इनको, जो अभी तक कभी नहीं मिले समाजवादी पार्टी को। यहां से एक जबरदस्त जीत हुई है, 40,000 के करीब जो वोट मिले हैं इनको, 40,000 से ज्यादा के मतों से जो जीते हैं सुधाकर सिंह। इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। जो कल मैं कह रहा था कि ये इंडिया अलायंस का पहला मुकाबला था बड़ा एनडीए से। सारी पार्टियां जुड़ गई थी यहाँ पर घोसी में इनके साथ, अखिलेश की पार्टी के साथ, अखिलेश के उम्मीदवार के साथ। और अखिलेश ने कहा भी है कि ये इंडिया अलायंस की जीत है। जो मैं मुद्दा उठा रहा था वो ये उठा रहा था कल कि बागेश्वर जो है उत्तराखंड का, वहां हार गए इंडिया अलायंस का उम्मीदवार या ये जो कांग्रेस का उम्मीदवार। वो किस लिए हारा? वो इसलिए हारा कि वहां पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ था, इसलिए बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। इन इफेक्ट आप ये मान सकते हैं कि त्रिपुरा को छोड़ दें तो सब जगह विपक्ष के उम्मीदवार जीते हैं। अब G20 की इतनी महत्वपूर्ण बैठक के पहले ये जो रिजल्ट हैं, ये प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ा शॉक हो सकता है। और खासकर उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का कैंडिडेट का इस तरह से जीतना, ये बीजेपी की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, जहां ये लोग पिछली बार भी काफी सीटें इन्होंने प्राप्त की थी। ये एक बहुत बड़ा शॉक है। और ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश यानी भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो देखने की बात है, वो ये कि मायावती का पूरा जो वोट शेयर था, वो पूरा मायावती ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। वो पूरा का पूरा, लगभग पूरा का पूरा, 4-5% छोड़ दे तो वो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। अब आप सोचिए कि ये जो मायावती ने खेल किया था पिछले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में भी, ये अगर लोकसभा की सीटों पर कायम रहता है, लोकसभा के चुनाव जब भी हों, और इंडिया अलायंस इसी तरह से सम्मिलित रूप से, देखिए घोसी में सारी पार्टियां, सीपीआई, सीपीएम, आम आदमी पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इंडिया अलायंस के या समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह को सपोर्ट किया। ये बहुत बड़ी घटना है। मतलब बॉम्बे की बैठक के बाद एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच में पहला बड़ा मुकाबला था। और जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको राजभर की पार्टी, अपना दल और तमाम निषाद पार्टी, इन सब तमाम लोगों का सपोर्ट था। ये एक टेस्ट केस था राजीव जी घोसी।
आने वाले दिनों के लिए। ये अगर हार जाता है इंडिया अलायंस तो बहुत बड़ा धक्का लगता। और बागेश्वर का लेसन ये है, जो समाजवादी पार्टी के लिए भी है और सारे विपक्षी दलों के लिए भी है, कि ये जो आप अपनी भूमिका में 60-40 की बात कह रहे थे ना, जो राजीव जी, ये राहुल गांधी को कोट करते हुए, जी, ये घोसी में 60-40 सिद्ध हुआ है। आप अगर जी, वोट शेयर देखें, बीजेपी का वोट शेयर देखें और इनका वोट शेयर देखें, तो आपको 60-40 समझ में आ जाएगा। ये 60-40 अगर ये अखिल भारतीय स्तर पर ले जाते हैं इंडिया अलायंस वाले, तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है, मतलब क्या परिणाम निकल सकते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है या खौफ खाई हुई है, वो एक चीज और ध्यान रखना चाहिए राजीव जी, जी, कि घोसी में बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं हुआ है। मतलब वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा है वहां पिछली बार से, मतलब 2022 के मुकाबले। पर ये जो जीत हुई है, मतलब कर्नाटक में भी वोट शेयर कम नहीं हुआ था, बीजेपी का वोट शेयर इंटैक्ट है। हुआ ये है कि ये जो इंडिया अलायंस है, ये चूंकि सारे विपक्षी दल एक हो गए हैं, तो इंडिया अलायंस का वोट शेयर एनडीए के वोट शेयर से काफी बड़ा हो गया। ये बड़ा प्रयोग है और इस प्रयोग को ये मतलब अखिलेश के लिए और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के लिए और देश की पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस प्रयोग को अब बिहार और उत्तर प्रदेश में सफलता के साथ लागू किया जाएगा, तो आप पाएंगे कि पूरे के पूरे रिजल्ट जो अभी हैं बीजेपी के पक्ष में, वो उससे ज्यादा बेहतर इंडिया अलायंस के पक्ष में हो जाएंगे। मतलब सीटें अभी टोटल विपक्ष के पास हैं, वो उससे कम बीजेपी को प्राप्त। इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो आपने जो सवाल उठाया घोसी का, ये पूरा का पूरा बहुत बड़ा प्रयोग है। और ये आप देखिए कि इसका असर जो है भारतीय जनता पार्टी, इतना ही नहीं, जो कल मुझे बताया गया वहां एक डिबेट में, कि जो जिला पंचायत के चुनाव हुए 4 जगह उत्तर प्रदेश में, उसमें भी चारों जगह बीजेपी की हार हो गई। और वो 4 जिला पंचायतों के जो चुनाव हुए, वो उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग कोनों पर हुए, मतलब एक जगह नहीं हुए। कि अगर आप ये कहें, मतलब जो स्वीप है एंटी बीजेपी एंटी योगी, वो अक्रॉस यूपी है, वो लोकल नहीं है। कि लोकल आप कहें कि केवल घोसी में हुआ, तो मैंने जो कहा कि अगर उत्तराखंड में भी अगर एक एसपी के कैंडिडेट खड़े नहीं होते और सीधा मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का होता, तो बागेश्वर की जीत भी मिलती। त्रिपुरा की जो 2 सीटें मिली, वो मिलना इसलिए जरूरी था कि वहां अपोजिशन के नाम पर केवल सीपीएम है, कांग्रेस नहीं है, और सीपीएम बहुत कमजोर है वहां। और त्रिपुरा में बीजेपी पावर में है वहां, जी, जैसे मणिपुर में है, असम में है, त्रिपुरा में, तीनों जगह है। तो ये हम त्रिपुरा की जीत को बीजेपी की जीत बहुत सिग्निफिकेंट जीत नहीं मान सकते। हम सिग्निफिकेंट हार मानेंगे घोसी में, जो बड़ी हार है। तो इसलिए 2 बातें आ रही हैं गर्ग साहब, यहाँ 2 बातें। एक तो घोसी की बात आप कर रहे हैं, दूसरी बात जो है बागेश्वर की है। बागेश्वर में अगर साथ मिलके लड़ते, जैसा आप कह रहे थे, यानी समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट को नहीं उतारती, तो यहां पर परिस्थिति कुछ और होती। बने रहिए, चर्चा भी जारी है, परिचर्चा पूरी सुनिए। यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को यह सोचना होगा कि हम साथ लड़ें,
क्योंकि अभी जो गठबंधन चल रहा है ये 2024 पे फोकस चल रहा है, लेकिन इन 5 राज्यों में जो चुनाव हैं और यहां सब अलग अलग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपसे बेहतर कौन बताएगा कि आप मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों को अगर आप देख लें तो तीनों जगह समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, हालांकि बहुजन समाज पार्टी इस अलायंस में नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट नहीं उतारना भी, जैसे आप बता रहे हैं, फायदेमंद साबित हुआ है इंडिया के लिए। तो इस पर जरा आपकी टिप्पणी चाहता हूं कि आखिर ये अलायंस पहले क्यों नहीं, पहले बातचीत क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं कि हाँ ये जो चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं सब साथ लड़ेंगे, और घोषी तो एक झांकी है ही। देखिए, बागेश्वर का अगर आप देखें, अगर पुराने रेफरेंसेस देखें, मैं देख रहा हूं काफी समय से, जब कैंडिडेट्स फाइनल हो रहे थे तब से देख रहा हूं, बागेश्वर को लेकर काफी झगड़े चल रहे थे इन लोगों में आपस में। और जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए वो 2014 में लोकसभा के भी कैंडिडेट थे जो हार गए थे। तो वहां समाजवादी पार्टी इस स्थिति में नहीं थी, उनकी अखिलेश की चल नहीं रही थी कि वहां पर इस तरह से वो, आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से जान लगा दी अपनी यहां पर घोसी में, और वहां भी बागेश्वर में भी आम आदमी पार्टी एब्सेंट है। जो नुकसान हुआ है पूरा का पूरा वो समाजवादी पार्टी के कारण हुआ है। आपने जो सवाल किया है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का किया है। मैं इन तीनों जगह के बारे में ये कहना चाहता हूं कि यहाँ कोई तीसरा फोर्स है ही नहीं। विंध्य के कुछ इलाके में मध्य प्रदेश में बीएसपी का थोड़ा है, मतलब थोड़ा क्या काफी रहा है। अगर बीएसपी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है वहां पर, क्योंकि विंध्य में क्या हुआ था पिछली बार कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था कांग्रेस को हुआ था वहां, और इस बार कांग्रेस वहां बहुत मजबूत है विंध्य में। एक तो आपने देखा होगा कि वो जो पेशाब कांड हुआ वहां जी, उसके कारण काफी चीजें हुई हैं, और वहां पोलराइजेशन काफी तगड़ा है। तो केवल विंध्य का एक इलाका ऐसा है और थोड़ा बहुत इलाका ग्वालियर चंबल का है जहां बीएसपी का कुछ, समाजवादी पार्टी तो खैर है नहीं, जहां ये वोटों को प्रभावित कर सकती हैं मायावती। इस रिजल्ट का प्रभाव देखिए क्या होगा, जो मैंने पहले नहीं कहा, आप कह रहा हूं जी, कि मायावती को अब तय करना पड़ेगा कि उनको इंडिया अलायंस में जाना है या एनडीए में जाना है। अगर वो नहीं जाएंगी एनडीए के साथ और इंडिया अलायंस नहीं लेता उनको, आने वाले चुनाव में बीएसपी का सफाया हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। और ये बड़ा एक सिग्नल है घोसी का चुनाव कि बीएसपी पूरी तरह से एब्सेंट है। ये स्ट्रेटेजी के तौर पर भी हो सकता है कि बीएसपी से कहा गया हो कि आप यहां उम्मीदवार खड़ा मत करो, ये भी एक संभव है। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीएसपी एसपी का महत्व नहीं है ज्यादा। तेलंगाना में ओवैसी का रुख बड़ा मैटर करेगा कि ओवैसी को अभी उन्होंने मुस्लिम वोटों को घोसी में प्रभावित नहीं कर पाए, उन्होंने कुछ नहीं किया। यह बड़ा कंट्रीब्यूशन है ओवैसी की पार्टी का कि उन्होंने डैमेज नहीं किया। तो वो उनको समझ में आ गया है अगर कि उनको मुस्लिम वोट बैंक को डिवाइड करके बीजेपी को फायदा पहुंचाना है या उनको इंडिया अलायंस को फायदा पहुंचाना। मायावती, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले चुनाव में, रविकांत ज्यादा अच्छे से बताएंगे, हालांकि वो सुन नहीं रहे मेरी बात, पर मायावती का निर्णय दलित वोटों को किस तरह टिल्ट करता है, वो अगर एब्सेंट रह जाएं, साइलेंट रह जाएं, एक गुप्त अंडरस्टैंडिंग हो जाए इंडिया अलायंस के साथ, तो भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। पर मायावती जो हैं वो अब एक थर्ड फैक्टर के रूप में उत्तर प्रदेश से, उनमें भूमिका उनकी बहुत कमजोर कर दी है घोसी के चुनाव में। ये अगर हो गया है कि दलित वोट अगर पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया है समाजवादी पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ, और मुस्लिम वोट भी हो गया है,
तो आप समझिए कि जो कॉन्टेस्ट होगा उत्तर प्रदेश में और बिहार में वो लगभग बाइपोलर हो जाएगा। तो वो इंडिया अलायंस के लिए काफी, और यही महत्वपूर्ण है। ये जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं जो बीजेपी की रीढ़ रही हैं पहले। अब तो खैर बिहार नहीं है, पर 2019 में तो थी, अब स्थिति अलग। तो इसलिए ये घोसी का चुनाव विपक्ष के लिए भी इंडिकेटर है और एनडीए के लिए भी है, और सारे के सारे जो पॉलिटिकल सिनेरियो है इस देश का, उसके लिए। आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि स्टालिन के बेटे ने 2 तारीख को कहा था सनातन धर्म पे हमला किया था। यहां मतदान 5 तारीख को हुआ। कहां? घोसी में। इन्होंने पूरा कोशिश की हिंदुत्व के, इंडिया अलायंस हिंदुत्व के खिलाफ है, वो तमाम कोशिशें की। जो मतदाता है पूरे देश का, उसने इस चीज पर यकीन नहीं किया। तो इसीलिए आप जो पोल रिजल्ट देख रहे हैं, ये जो बंगाल का पोल रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उत्तर बंगाल के उत्तर का है, जहां की बीजेपी का डोमिनेंस है जी, है ना। मतलब बंगाल के उत्तर के जलपाईगुड़ी और वो जो तमाम इलाका है ना। तो सिलीगुड़ी, ये पूरा जलपाईगुड़ी जी। हाँ। तो आप अगर ये जो इलेक्शन रिजल्ट को एक अलग तरीके से एनालाइज करेंगे, आपको इसके अंडर करंट्स बीजेपी के अब आने वाले फैसलों पर मिलेंगे, और वो फैसले आपको पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में नजर आ जाएंगे कि ये जो चुनाव हो रहे हैं एक के बाद एक, जिनमें बीजेपी हार रही है, पंजाब हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो, हिमाचल हो, अब बीजेपी की क्या स्थिति है। उसमें एक चीज और जोड़ दें गर्ग साहब कि 200 रुपए कम करने वाली जो सिलेंडर की कीमत कम की गई थी, वो भी 30 तारीख को रक्षाबंधन के समय, 30-31 का समय था शायद, और 5 तारीख को इलेक्शन, जो आप बता रहे थे, सनातन धर्म पे वार, फिर ये गैस सिलेंडर कम करना, ये भी, और पूरे मीडिया के जरिए शाम के डिबेट्स में सनातन और सिलेंडर को लाना, ये सब कुछ था। बस सिलेंडर में जोड़ रहा था आप जो बात कह रहे थे। नहीं, जिला पंचायत के जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में 4 जिला, वो तो रूरल एरिया है ना लगभग, ये सेमी अर्बन है घोसी का, या पर आप देखिए कि अक्रॉस जो रिजल्ट के जो परिणाम है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो डबल एंटी इनकम्बेंसी है, डबल इंजन के खिलाफ, कि योगी के खिलाफ भी है और मोदी के खिलाफ भी है। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है जो हो रहा है। तो बीजेपी इसको कैसे काउंटर करेगी, ये देखने की बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी के पास आता हूं। अभी बात हो रही थी और आपकी तरफ इशारा भी किए थे गर्ग साहब, और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां हो रही थी कि मायावती जी की राजनीति घोसी के उपचुनाव के बाद अगर उसकी चर्चा की जाए तो आपके नजर से वो कहां जाती हुई दिखाई देती है? वो हार थक के इंडिया गठबंधन में आती हुई नजर आती हैं, या एनडीए की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, या जो अभी तक वो कहती आई हैं